हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MSME के बारे में। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए 1-to-1 काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करा है। काउंसलिंग सेशन बेसिकली हाफ आवर का कॉल सेशन है। काउंसलिंग सेशन में अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर इंटरव्यू क्रैक करने में इशू हो रहा है, या करियर से रिलेटेड किसी भी टाइप को आपको मेरे से बात करनी हो, किसी भी टाइप की आपको काउंसलिंग चाहिए हो, तो आप लोग मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग चार्जेबल है एट अ वेरी नॉमिनल फीस 99 रुपीज़। और काउंसलिंग सेशन लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8860641660। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि MSME क्या होता है, MSME के बेनिफिट्स क्या होते हैं, MSME का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, डिटेल। और उसके साथ साथ ही हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जो MSME होते हैं, जब हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट करते टाइम हमें MSME के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब अपने ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम वो भी देखेंगे कि ऑडिट करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है MSME को लेके। आपने जैसे नोटिस करा होगा कि जब भी हम बैलेंस शीट अपनी देखते हैं और बैलेंस शीट में हम ट्रेड पेबल देखते हैं तो ट्रेड पेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ होता है। एक होता है MSME और एक होता है नॉन MSME। बेसिकली हम वहाँ पे यही शो कर रहे होते हैं कि जो एक कंपनी के पास क्रेडिटर है उसमें से कितने MSME क्रेडिटर है और कितने नॉन MSME है। लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता कि बेसिकली क्यों, मतलब MSME और नॉन MSME में क्या फ़र्क है। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज से बहुत सारे जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो अपने आप का MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको गवर्नमेंट से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। MSME का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ऑनलाइन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। MSME रजिस्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिजनेस को, जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं MSME के अंदर। अब MSME का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन अगर किसी को कराना है तो वो कहाँ पर होता है? एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप MSME के अंदर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और उसके अंदर भी लिमिट्स होती है कि आप कब माइक्रो बनोगे, कब स्मॉल बनोगे, या कब मीडियम इंटरप्राइज बनोगे। और एक इनकी वेबसाइट भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। आप वहाँ पे भी जाके अपने आप को एज एन MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, बेसिकली इनमें फ़र्क क्या है। तो अब हम आपको फ़र्क बताते हैं। ये जो 3 कैटेगरीज है ये डिवाइड करी हुई होती है बिटवीन इन्वेस्टमेंट कितनी करी हुई है उस बिजनेस ने अपने प्लांट एंड मशीनरी में, और उसकी एनुअल टर्नओवर कितना है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट्स होती है? माइक्रो इंटरप्राइजेस हम उनको बोलते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या लेस होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में, और इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। तो माइक्रो इंटरप्राइज की क्या लिमिट हुई? माइक्रो इंटरप्राइज की लिमिट हुई इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। ये जो दोनों लिमिट है आपकी एक साथ मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आप माइक्रो इंटरप्राइज नहीं बनेंगे। माइक्रो इंटरप्राइज के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस की लिमिट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़। और उनकी एनुअल टर्नओवर की लिमिट क्या होती है? एनुअल टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। देखो
1 करोड़ से कम वाले, 1 करोड़ से कम वाले हुए माइक्रो इंटरप्राइजेज और उनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइज कौन से हुए? जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, और उनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है। उसके बाद आते हैं हमारे मीडियम इंटरप्राइजेज। मीडियम इंटरप्राइजेज का क्या होता है? मीडियम इंटरप्राइजेज वो होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करी हुई है प्लांट एंड मशीनरी में वो एक्सीड करती है 10 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ज़्यादा की लेकिन लेस देन 50 करोड़, और उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो लेस देन उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो एक्सीड होनी चाहिए 50 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़। आई होप आपको ये लिमिट समझ आ गई होगी। माइक्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो 1 करोड़ रुपए तक है। स्मॉल के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। मीडियम के लिए 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। और जो एनुअल टर्नओवर है माइक्रो के लिए 5 करोड़ से कम है, स्मॉल के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम है, और मीडियम के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है बिटवीन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? तो आपको चाहिए होगा सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड किसका? प्रोप्राइटर का, पार्टनर का या फिर डायरेक्टर का। उसके साथ साथ आपको पैन भी चाहिए होगा, प्रोप्राइटर का, पार्टनर का या फिर डायरेक्टर का। अगर जीएसटीएन आप लोगों ने लिया हुआ है तो जीएसटीएन भी का भी यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक प्रूफ चाहिए होगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, जो कि बेसिकली एक आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी होता है। और आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो, एक होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, और एक होगा आपका एड्रेस प्रूफ, और इसके साथ में एक आपको चाहिए होगा बैंक अकाउंट नंबर। तो बेसिकली ये 5-6 रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होगी तो आप खुद ही, आपको बिना किसी हेल्प के आप एमएसएमई के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटीएन नंबर अगर है तो, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, और एक आपका बैंक अकाउंट। अब इसका प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? तो हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, नेम ऑफ द इंटरप्राइज डालेंगे, फिर हमें ओटीपी आएगा, वहाँ से वेरीफाई करेंगे, फिर हम लोग अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन वेरीफाई करेंगे, और फिर वो अदर डिटेल्स वगैरह आपसे मांगेगा, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद आती है कि एमएसएमई को बेनिफिट्स क्या मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, मतलब क्यों गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो, या लोग क्यों कराते हैं? सबसे पहले तो एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम एंड इंसेंटिव। गवर्नमेंट जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह देती है या फिर स्कीम्स वगैरह देती हैं उसका आपको प्रेफरेंशियल बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं लोन्स के ऊपर। अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो जनरली एमएसएमई के लिए जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो थोड़े से लोअर होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। जो वो वाले लोन्स होते हैं जिसमें आपको कोलेट्रल देना पड़ता है तो वो कोलेट्रल फ्री लोन हो जाते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं टू रजिस्टर्ड एमएसएमई को, और उनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन भी कम होता है। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड एक स्कीम होती है काफ़ी सारी जो इन एमएसएमईज़ को फंड्स वगैरह देती हैं। उसके अलावा प्रेफरेंस होती है इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चाहिए, टेंडर्स वगैरह निकले हुए हैं, तो जनरली एमएसएमई को जो होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा एक और बेनिफिट होता है सब्सिडीज़ फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। प्रायोरिटी मिलती है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के अंदर, टैक्स बेनिफिट एंड कंसेशन मिलते हैं, इन्हांस क्रेडिटबिलिटी एंड ट्रस्ट मिलता है। अब इसके बाद एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि हम लोग अब ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब मुझे क्या चीज़ चेक करनी है। अब जब हम लोग ट्रेड पेबल चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखे हुए होंगे कि भाई कितने अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स है जो एमएसएमई है और कितने अमाउंट ऑफ क्रेडिटर है जो नॉन एमएसएमई है। तो जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं
ट्रेड पेबल की चेकिंग के लिए, वो तो हमें दोनों पे ही फॉलो करना है। लेकिन एमएसएमई के लिए हमें अलग से क्या करना है, कुछ सैम्पल बेसिस पर हमारे को जितने भी हमारे एमएसएमई क्रेडिटर है उनके हमारे को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी किसी वेंडर से काम करती है तो वो उससे पूछती है, अगर नहीं पूछती तो उसको पूछना चाहिए कि आप एमएसएमई हो या नहीं, और अगर आप एमएसएमई हो तो आप हमें अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो, सो दैट वो क्लासीफाई कर सके उन अपने वेंडर्स को एमएसएमई के अंदर। तो अब आपको लिस्ट मिली कि कौन कौन से वेंडर एमएसएमई है, तो आपको कुछ सैम्पल बेसिस पे सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई जिस कंपनी का आप ऑडिट करो उसने इन क्रेडिटर्स के लिए एमएसएमई सर्टिफिकेट लिया है या नहीं। सर्टिफिकेट लिया है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ठीक है, जो भी एमएसएमई में आ रहे हैं वो एमएसएमई क्रेडिटर्स ही है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक चीज़ और एमएसएमई वाले वेंडर्स को फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म उनकी पेमेंट नहीं करती विद इन 45 डेज़, या जब उनका कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डेट थी उस डेट तक वो पेमेंट नहीं करती, तो जो कंपनी है वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने एमएसएमई वेंडर को। तो हमें ये देखना है कि जितने भी आपके एमएसएमई वाले वेंडर्स आ रहे हैं उनकी ड्यू डेट कब है पेमेंट की, और ड्यू डेट के बाद अगर देखना है कि कोई एमएसएमई वेंडर आ रहा है जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो क्या आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविज़न बनाया है या नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का प्रोविज़न बनाया है नहीं, ये चीज़ आपको ज़रूर इंश्योर करनी है। और अगर उसने जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का प्रोविज़न बनाया है, आपको उसकी रिकैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है कि भाई उसने किस रेट से कितने डेज के लिए इंटरेस्ट का प्रोविज़न बनाया। अगर आप लोगों का और उनका प्रोविज़न सेम है तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर डिफरेंस है तो आप लोगों को सही प्रोविज़न बनवाना है। अब इंटरेस्ट का जो प्रोविज़न बनाएंगे किस रेट पे बनाएंगे, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट यूज़ होती है वो होती है 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई सप्लायर इज 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप आरबीआई की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक बैंक रेट दिखेगा, तो बेसिकली उसका 3 टाइम आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और या फिर रेट स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट विच एवर इज़ हायर। अब सपोज करो एग्रीमेंट के अंदर जो रेट है वो है 18%, और जब आप आरबीआई की साइट पे गए वहाँ पे रेट था 5%, तो 5 का मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 15%। लेकिन उन्होंने बोला विच एवर इज़ हायर, एग्रीमेंट में रेट था 18%, और आरबीआई का अगर बैंक रेट को मल्टीप्लाई करा 3 से तो 15% बना। तो आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 18% पे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट रेट था वो था 14%, तो आप कौन सा रेट लोगे, तब आप आरबीआई वाला लोगे। तो यहाँ पे आरबीआई ये बोलता है द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई सप्लायर इज 3 टाइम्स of the bank rate notified by the Reserve Bank of India or the rate specified in the agreement, whichever is higher. The bank rate is determined by RBI. ये वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम। तो आप एंटिटी से पूछ सकते हो कि अच्छा आप बताओ आपने क्या रेट किया था, और इसके साथ साथ आप एंटिटी से ये भी पूछोगे जिसका आप ऑडिट करो कि आप कैसे इंश्योर करते हो कि ये वे जो वेंडर है एमएसएमई है या नहीं। तो जनरली आपको एक जवाब मिलेगा कि हम लोग अपने वेंडर्स को एक ईमेल भेजते हैं जिसमें हम पूछते हैं कि अगर आप एमएसएमई हो तो आप हमें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो। तो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो लिया, लेकिन आपको वो मेल भी लेनी चाहिए जिसमें, ताकि आप इंश्योर कर सको कि यस मैनेजमेंट भी, मतलब यहाँ पे बेसिकली हम कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं कि क्या जितने भी एमएसएमई है सारे यहाँ पे आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इससे आप ये देख लोगे कि उन्होंने अपने सभी वेंडर्स को एक मेल करी हुई होनी चाहिए, अगर क्योंकि उसमें फिर जो भी एमएसएमई होगा वो तो आगे से रिप्लाई कर ही देगा ना कि वो एमएसएमई वेंडर है, और फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे एमएसएमई के अंदर। आई होप आपको एमएसएमई से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चली होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।